हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डियर बात करते जो कंटिन्यूटी में था अपना चैप्टर नंबर 3, 4 मार्क्स का था, नए में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। फाइनली इसमें अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। अब आज अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर डिपेंड, जो कि है आपके टाइप्स ऑफ, क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्योंकि देखिए आपने कंडक्टर्स 2 टाइप्स के डिस्कस किए, याद हो तो अपन ने 2 टाइप्स के कंडक्टर डिस्कस किए। एक था मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और एक था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक के प्रकार, यह टॉपिक है अपना। वैद्युत बोलो या विद्युत बोलो, बात एक ही है। तो इस पे अपन को डिस्कस करना है अब, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो उन दोनों को इस तरीके से पढ़ना है कि फाइनली उन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो भी हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरी तरफ अपन लिख देते हैं इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिफरेंस देखते हैं दोनों में। तो पॉइंट टू पॉइंट चले तो बोल सकते हैं कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज in their aqueous solution, in their aqueous solution. That is the first point, कि जो फाइनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने एक्वेस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और हिंदी में अगर अपन लिखे तो बोल सकते हैं कि जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। दैट्स इट। ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है जो अपने एक्वेस सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में कंप्लीटली क्या हो जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। जैसे 100% कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसको अगर आप वाटर में डाल रहे हो तो 100% में से 99% या 99% से भी ज्यादा वो क्या हो जाए, फाइनली कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर हिंदी वर्ड भी लिखे तो लिख सकते हैं अपन प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या लिखेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो डियर ये तो हुआ अपना फर्स्ट पॉइंट। अब ये इधर अगर अपन लिखे
तो नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, नॉट कंप्लीटली, आयोनाइज्ड भी बोल सकते हैं, आयोनाइज्ड इन दियर aqueous solution, in their aqueous solution. कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, और हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिखे तो बोल सकते हैं जली विलियन में लगभग पूर्णतः आयनित नहीं होते। ये है डियर फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब अगर सेकंड पॉइंट अपन लिखे तो दे आर कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट गिवन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पता है? डाइल्यूशन को हिंदी में बोलते तनुता। डाइल्यूशन इंक्रीज करना, तनुता बढ़ाने का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाना। तो मैं ये बोल सकता हूं दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट गिवन डाइल्यूशन। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि दी गई तनुता पर लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं, दी गई तनुता पर लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं। और अगर इधर सेकंड पॉइंट अपन लिखे तो बोल सकते हैं दे आर नॉट, या फिर दे डू नॉट, दे आर नॉट कंप्लीटली, दे आर नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ionized at given dilution, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि दी गई तनुता पर लगभग पूर्णतः आयनित नहीं होते। दैट्स इट। ये दो पॉइंट हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन दियर एक्वेस सॉल्यूशन, जली विलियन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और ये नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन दियर एक्वेस सॉल्यूशन, जली विलियन में लगभग पूर्णतः आयनित नहीं होते। ये गिवन डाइल्यूशन पर, मतलब जितना भी पानी मिलाओ आप किसी भी वाटर के अमाउंट में, फाइनली ये उसमें क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, और ये गिवन डाइल्यूशन पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, नोट करो। अब यार इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, कर लिया एग्जाम्पल, ये नोट कर लिए सारे, ठीक है। अब अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, यहां अपन थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल की बात कर रहे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ये आपके पहली कैटेगरी एग्जाम्पल की अगर अपन देखें तो लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मीन्स अपन बोल सकते हैं प्रबल अम्ल जो होते हैं उसको अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बोल सकते हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग अम्ल में, स्ट्रॉन्ग एसिड में या प्रबल अम्ल में अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है ना, HNO3 है, ETC, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या प्रबल अम्ल होते हैं।
पहले अपन सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देख ले। बी कैटेगरी अगर अपन देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लिया अपन ने, स्ट्रॉन्ग बेस। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रबल क्षार। प्रबल क्षार की कैटेगरी में अपन बात करें तो प्रबल क्षार में अपन बात कर सकते हैं NaOH की, अपन बात कर सकते हैं KOH की, CSOH की, ETC। ये सारे आपके प्रबल क्षार हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर अपन सॉल्ट की बात करें तो मैं बोल सकता हूं ऑल सॉल्ट्स या सभी लवण, सभी लवण। बट याद रखना एक्सेप्ट है यहां पर, ऑल सॉल्ट या सभी लवण, एक्सेप्ट वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार लवण। इनको छोड़कर बाकी जितने भी लवण होंगे वो सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है ना, CH3COOK है, ठीक है ना, इसी तरीके से CH3COONA है, ETC। ये सारे क्या होंगे, आपके सॉल्ट होंगे। बट कौन से सॉल्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, मतलब ऐसे सॉल्ट या ऐसे लवण जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हो, या दुर्बल अम्ल हो, या दुर्बल क्षार से मिलकर बने हो, इनको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर ऑफ सॉल्ट्स आते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे डियर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे या प्रबल विद्युत अपघट्य में आएंगे, ठीक है। और अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें, किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में अपन बात कर सकते हैं ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें इसमें एग्जाम्पल्स, तो वीक एग्जाम्पल्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में अपन पहली कैटेगरी, सब उल्टा करो, वीक एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। और वीक एसिड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। तो जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं वो फाइनली किस कैटेगरी में आते हैं, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल ले तो CH3COOH, ये एसिडिक एसिड होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ETC। तो ये सारे क्या डियर, वीक एसिड है या दुर्बल अम्ल है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। सेकेंड कैटेगरी देखें तो मीन्स हिंदी में अपन बोल सकते हैं दुर्बल क्षार, क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार। और अगर दुर्बल क्षार की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल या दुर्बल क्षार के कुछ अपन एग्जाम्पल ले तो जैसे AlOH होल थ्राइज है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC। ये सारे वीक बेस जो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और यहाँ सी कैटेगरी अपन देखें तो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट्स, या अपन बोल सकते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने जो लवण होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये जैसे अपन ने CH3COONH4, ठीक है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है जिसको फाइनली अपन वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डियर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या विद्युत अपघटनी चालक के प्रकार, जिसमें से एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये अपन ने यहाँ पर डिफरेंस देखा, ठीक है, क्या देखा, डिफरेंस। तो अभी आप ये नोट कीजिए, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि क्लासिफाई कीजिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से, ठीक है डियर, नोट डाउन, नोट कीजिए इसको। डियर एक वर्ड है जो आपके बार बार रिपीट होगा, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन,
जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे वियोजन। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं डिसोसिएशन या वियोजन। तो अगर अपन डिफाइन करें तो बोल सकते हैं द आयोनाइज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट गिवन डाइल्यूशन is called dissociation, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो फाइनली आयोनाइज्ड पार्ट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन या वियोजन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिसोसिएशन या वियोजन, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वियोजन की मात्रा, और यहां लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट्स इट। क्या लिखा? द आयोनाइज्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट गिवन डाइल्यूशन इज कॉल्ड डिसोसिएशन, या इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, and process is called dissociation। ठीक है डियर, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि अगेन एंड अगेन रिवाइज होगा, रिपीट होगा बार बार। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बोले तो बोल सकते हैं अपन किसी भी, या फिर बोल सकते हैं दी गई तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के आयनित भाग को वियोजन की मात्रा कहते हैं। आयनित भाग को वियोजन की मात्रा एवं प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं, कहते हैं। यह याद रखना है डियर आपको, ठीक है। अब बात आती है यहां पर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या बात करेंगे? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो फाइनली अगर मैं बात करूं, हिंदी में लिखे तो वैद्युत अपघटनी चालक का चालकत्व, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनली किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान से सुनना, डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं बोल सकता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर्स का या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का जो कंडक्टर होगा वो एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हिंदी में लिखे तो बोल सकते हैं वियोजन की मात्रा के समानुपाती, और बोल सकते हैं मुक्त आयनों की गति, इसके भी क्या होगा? समानुपाती।
तो डियर हमको अपन अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स अफेक्टिंग को देखने से पहले अपन को यह देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा वो फाइनली एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो फाइनली इसको और इसको अफेक्ट करेंगे। जो इसको और इसको अफेक्ट करेंगे वही इसको भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन को पहले तो ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि विद्युत अपघटनी चालक का जो चालकत्व है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो फाइनली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो उस फैक्टर्स अफेक्टिंग में पता चलेगा कि फाइनली कौन इसको अफेक्ट कर रहा है और कौन इसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है डियर, तो अभी आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन। हाँ तो डियर अगला टॉपिक होगा अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या विद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कैसे क्या करते हैं, तो डियर एक सेल होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, या विद्युत अपघटनी सेल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, फाइनली विद्युत अपघटनी चालक का अपन एक जेली विलयन ले लेते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एक्वेस सॉल्यूशन भरते हैं और इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अपन कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अपन ने लिया है उसका एक्वेस सॉल्यूशन जो लिया है, इसमें एक तो केटायन है और एक एनायन है। सोल्ट्स लिया सपोज, तो उसमें एक केटायन है और एक एनायन है। जब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये केटायन जो होता है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, जिससे कंडक्टेंस जनरेट होगा या चालकत्व उत्पन्न होगा। तो ये केटायन है, तो सीधी सी बात है केटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो तो जाएगा आपके कैथोड पर, और जो एनायन है वो आपके जाएगा एनोड पर। तो मुझे तो देखना है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक का कंडक्टर जो है वो किस पे डिपेंड है। एक तो इस पे डिपेंड है कि फाइनली डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो यहां पर नंबर ऑफ फ्री आयंस ज्यादा मिलेंगे, और दूसरा कि फ्री आयंस की मूवमेंट जो है वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि फ्री आयंस जितना फास्टली मूवमेंट्स करेंगे उतना फास्टली इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, और जितना फास्टली इलेक्ट्रोड पर जाएंगे उतना ही फास्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस जनरेट होगा या चालकत्व उत्पन्न होगा। तो दो चीजें अपन को देखना है, एक तो डिसोसिएशन ज्यादा हो, इट मींस वियोजन ज्यादा हो, और सेकंड जो नंबर ऑफ फ्री आयंस है उनकी मूवमेंट फास्ट हो या मुक्त आयनों की गति क्या हो, फास्ट हो। अब इन दोनों को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो पहला फैक्टर से डियर यहां पर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर आयनी आकर्षण। इसका मतलब क्या है, जैसे ये NaCl है, तो NaCl में Na+ और Cl- होता है, और उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। पॉजिटिवली चार्ज को केटायन, नेगेटिवली चार्ज को एनायन। हिंदी में बोले तो धनायन एवं ऋणायन के मध्य आकर्षण। तो यहां पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में धनायन और ऋणायन के मध्य जो आकर्षण है या केटायन और एनायन के बिटवीन जो इंटरेक्शन है, फाइनली उसको बोलते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अब हमेशा याद रखना कि जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है वो फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों सुनना, क्योंकि अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है ये आयंस स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाएंगे, प्रबलता से बन जाएंगे, और जब प्रबलता